गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नए अध्याय का आरंभ करेंगे। अध्याय 22 ग्रामीण विकास। उससे पहले हमने अध्याय 21 को देखा, निर्धनता, और ये अध्याय 22 है ग्रामीण विकास, है ना। देखिएगा, ये ग्रामीण विकास है क्या? रूरल डेवलपमेंट इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। देखिएगा, गरीबी भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम यह जानते हैं कि हमारे अधिकांश निर्धन देशवासी गांव में निवास करते हैं और वहां उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी सुलभ नहीं हो पाती हैं। गांवों में कृषि ही जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं, है ना, बल्कि मुख्य रूप से गाँव के विकास से है, और ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ऐसा क्यों? तो हम अपने चारों ओर बड़े उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, है ना। और फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर है कि आज भी भारत गांव का देश है और भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है, ठीक है, और जिसकी उत्पादकता इतनी कम है कि उनका जीवन जो निर्वाह भी नहीं हो पाता। इसलिए देश की 1/3 जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा, है ना, तभी ग्रामीण विकास हो पाएगी। ग्रामीण विकास का अगर अर्थ को देखिएगा, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है ना, और यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास, है ना, सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई, है ना, और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई वे इस प्रकार हैं। मानव संसाधनों का विकास, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, है ना। पहला है साक्षरता, विशेषकर महिला साक्षरता, शिक्षा और प्रशिक्षण का विकास। दूसरा है स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं। तीसरा है भूमि सुधार, है ना, और चौथा है प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास, और पांचवा है आधारभूत संरचना का विकास, जैसे विद्युत, सिंचाई, साख, ऋण, विज्ञापन, परिवहन सुविधाएं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित राजमार्ग की पोषण, सड़कें बनाना, कृषि अनुसंधान विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधा। तो इस प्रकार से देखते हैं तो निर्धनता उन्मूलन और समाज के कमज़ोर वर्गों के जो जीवन स्तर है महत्वपूर्ण सुधार के लिए यह विशेष उपाय, जिसमें उत्पादक बेरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के, है ना, पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका अर्थ यही है कि अनाजों, फलों, सब्जियों के उत्पादन में लगे कृषक समुदाय को उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी, है ना। और गैर कृषि उत्पादन क्रियाकलाप जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक उपलब्धता, घर में कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं तथा सभी के लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, ताकि तीव्र गति से ग्रामीण विकास हो सके। ये, है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है ग्रामीण विकास में। देखिएगा, इसी परिप्रेक्ष्य में हम ग्रामीण भारत के साख और विपणन व्यवस्था यानी सहकारिता की भूमिका, कृषि का विविधीकरण, वैकल्पिक कृषि, जैविक कृषि अथवा महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा करना है। पहले ये कृषि साख क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट। देखिएगा, सामान्यतः ग्रामीण साख से अभिप्राय उस साख से है जिसकी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश निवासी कृषि पर ही निर्भर होते हैं, अतः ग्रामीण साख का सामान्य अर्थ कृषि साख से लगाया जाता है, और कृषि साख का अर्थ उस साख से है जिसकी आवश्यकता कृषि कार्य करने से होती है। यह आवश्यकता बीज, खाद्य व यंत्र खरीदने अथवा माल गुजारी देने या कृषि संबंधी अन्य कार्य करने के लिए हो सकती है। कृषि वित्त की पूर्ति सहकारी साख संस्थाएं, भूमि विकास बैंक, व्यापारिक बैंक, सरकार व अन्य वित्तीय, है ना, निगमों के द्वारा की जाती है।
और भारत में कृषि वित्त या साख की आवश्यकता क्यों हुई, तो देखिएगा अल्पकालीन साख या ऋण के लिए, कुछ समय की अवधि के लिए हमें ऋण जो है उपलब्ध हो जाती है ना। इसका भुगतान 15 माह में हो जाता है। और मध्यकालीन भी ऋण, जैसे कि मध्यकालीन ऋण में कृषकों को मध्यकालीन ऋण जो है 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। कृषक इस उद्देश्य का उपयोग औजार या पशु खरीदने तथा खेतों की सुधार आदि के लिए करते हैं। दीर्घकालीन ऋण में देखिएगा, दीर्घकालीन ऋण में 5 से 20 वर्ष तक के लिए प्रदान की जाती है। कृषक इस ऋण का उपयोग पैतृक ऋणों को चुकाने, भूमि खरीदने, कुआं खुदवाने एवं ट्रैक्टर खरीदने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है ये कृषि साख के अंतर्गत आता है। भारत में जो है कृषि वित्त के स्रोत को अगर देखें तो ये 2 प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से बांटा गया है। पहला गैर संस्थागत स्रोत। देखिएगा, गैर संस्थागत स्रोत में अंतर्गत ग्रामीण साहूकार अथवा महाजन, व्यापारी एवं कमीशन एजेंट, मित्र, है ना, मित्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। और ये साहूकार अथवा महाजन क्या है, तो ये गैर संस्थागत स्रोत है में सबसे महत्वपूर्ण स्थान साहूकार तथा महाजन का है। हमारे देश में प्राचीन काल में साहूकार अथवा महाजन कृषकों को ऋण देने का कार्य करते चले आ रहे हैं, है ना। और साहूकार अथवा महाजन 2 प्रकार के होते हैं, व्यवसायी एवं अव्यवसायी। यानी व्यवसायी लोग किस्तों पर ऋण देते हैं, ये लोग कृषकों को जमानत पर ऋण देते हैं, जबकि अव्यवसायी साहूकार या महाजन जमींदार या व्यापारी होते हैं जो अपने व्यवसाय के साथ साथ रुपयों का भी लेन देन करते हैं, है ना भाई। तो ये कह सकते हैं। दूसरा जो है व्यापारी एवं कमीशन एजेंट। व्यापारी एवं कमीशन एजेंट क्या है, तो देखिएगा, व्यापारी तथा कमीशन एजेंट भी किसानों को उत्पादक के कार्यों के लिए ऋण देते हैं, उत्पादन कार्य के लिए। और इस तरह की साख कुछ विशिष्ट फसलों जैसे तंबाकू, मूंगफली तथा फली, है ना, फल आदि के लिए दी जाती है। इन व्यापारियों एवं एजेंटों की कार्य प्रणाली जो है महाजन जैसी होती है। ये भी किसान को कम मूल्य पर फसल बेचने को बाध्य करते हैं तथा अधिक कमीशन वसूलते हैं। सन 1951-52 में कृषि साख में इनका योगदान 5.5% था, जो अब घटकर कितना हो गया है, 1.5% हो गया है। मित्र तथा संबंधी। देखिएगा, भारतीय कृषक आवश्यकता पड़ने पर अपने मित्रों तथा संबंधियों से नगद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की साख आपसी संबंधों के आधार पर अनौपचारिक रूप से ली जाती है, व्यवहार के आधार पर। यानी मित्र और जो संबंधी हैं उनसे, है ना। और दूसरा होता है, देखिएगा, अभी हम देख रहे थे गैर संस्थागत स्रोत, अब देख रहे हैं संस्थागत स्रोत में सहकारी साख समितियां। सहकारी साख समितियां जो है ना, महत्वपूर्ण स्थान है किसानों की ग्रामीण साहूकारों की शोषण से मुक्ति दिलाने तथा कृषि कार्यकलापों के संचालन के लिए पर्याप्त और सस्ती दर पर क्या है ना, ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी साख समितियों का विकास किया गया। और देश में इनका त्रिस्तरीय संगठन ये उचित है। भूमि बंधक या भूमि विकास बैंक। भूमि बंधक या भूमि विकास बैंक में संस्थागत कृषि वित्त के स्रोतों में भूमि विकास बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। ये बैंक किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये बैंक भूमि खरीदने, पुराने ऋणों का भुगतान करने, बंधक रखे मकान भूमि को छुड़ाने या फिर भूमि पर स्थायी सुधार करने तथा महंगे कृषि यंत्रों आदि के लिए सस्ती दर पर लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं, है ना। और ये भूमि पर स्थायी सुधार करने तथा महंगे कृषि यंत्रों आदि के लिए सस्ती दर पर लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। इनके ऋणों की भुगतान की अवधि 15 से 20 वर्ष होती है। ये बैंक भूमि को बंधक बनाकर ऋण प्रदान करते हैं। वर्तमान में 20 से अधिक केंद्रीय भूमि बंधक बैंक व इससे संबंधित लगभग 3000 से अधिक इकाइयां कार्य कर रही हैं। तो क्या क्या देखें, सहकारी साख समितियां, भूमि बंधक, क्या है ना, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जगह जगह होते हैं, है ना, हर विकास खंड पर। व्यापारिक बैंक है और सरकार भी है। भारतीय स्टेट बैंक, सभी जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक किस प्रकार से कार्य करती है। अग्रणी बैंक योजना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम बैंकों का बैंक बोलते हैं, है ना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इस प्रकार से बहुत सारे तत्व इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बड़े ही ध्यान और गंभीरता से आप अध्ययन करें, ठीक है। थैंक यू।